सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। में लोगों का यकीन कम होता है और संविधान के खिलाफ होता है और रूल ऑफ लॉ को कमजोर करते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। तो मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूं और बोलता रहा हूं। उसका रिकॉर्ड आप उस वक्त के आंध्र प्रदेश के असेंबली में आप देख भी सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे भाई के ऊपर जालिम लोगों ने 2011 या 12 में हमला किया था, उनकी जान लेने की कोशिश की और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर करीब 25 या 30 चाकू के वार किए गए थे और उनके जिस्म में कई गोलियां मारी गई थी। ये तो अल्लाह का करम था, जो अवाम की दुआएं थी, वो बच गए। और जब वो बच गए, आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत पहले की सी नहीं है। मैं अपने भाई को तकलीफ में देखता हूं आज भी। हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमला उन पर किया गया था उसकी वजह से उनकी सेहत पहले की तरह नहीं रही। मगर ये उनकी एक बहादुरी है, उनका एक जिद बोलिए कि वो अपना काम करते हैं। तो जब अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त भी कई लोगों ने मुझ पर आकर ताने मारे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जालिम लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं 1998 में करीब 50 दिन जेल में था। जब आप जेल में रहते हैं तो बहुत से हमा किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात होती, तो ऐसे कई लोग भी बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने उस वक्त जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको फोन करके बोला कि जो ये एक्यूज को आपकी पूरी सिक्योरिटी बढ़ाइए और इनको कुछ ना हो। और मेरा पूरा यकीन ये था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हम कोर्ट से सजा दिलाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें एक शख्स उनको मारने जा रहा था, उसका वीडियो है और उसको टीम बनाई गई, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टीम ने उन एक्यूज को सजा दिलवाई। बास को कोर्ट ने छोड़ दिया, हमको तकलीफ है कि कोर्ट ने छोड़ दिया। मगर 307 में वो आज क्रिमिनल लॉ में वो केस को एज ए केस स्टडी सिखाया जाता है कि कैसे 5 साल उनको जेल में रखा गया अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी अगर आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है। मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। आप हम आज भी पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अब मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 1 साल पहले, तो क्या मैंने आपके सामने आकर कहा कि उनका भी एनकाउंटर कर दो? मैंने नहीं कहा इस बात को। मैंने कहा उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है, उनके पीछे कौन सी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। और जब उन लड़कों को, एक्यूज को, जो गाड़ी पर गोलियां चलाई, उनको बेल मिली, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल करवाया मैं। तो मेरा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे शम्स साहब ने, आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेना मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर हूं कि शम्स ताहिर खान ने, जो जिस टीवी चैनल को काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने FIR नंबर 0076 का हवाला दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार, पुलिस खुद लिख रही है उस FIR 0076 में कि ये जो एनकाउंटर का साइट है जहां पर ये कच्चा रास्ता है और वहां पर आपके फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है,
उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार से नहीं चलती, और वहां पर उसको गोली मार दी है। एफआईआर में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे तो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी। शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स की रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 45 दिन से ये दोनों वांटेड थे। भाई अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स की या जो भी ऐसे हत्या में एक्यूज होते हैं, विकास दुबे का देख लीजिए, उसने अपने पूरे बाल निकाल लिए थे। तंदूर के सुशील शर्मा पूरा क्लीन शेव हो गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के मुद्देनजर खैर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब तो इंक्वायरी होगी, मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसका सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके नहीं वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? तो ये हमारा मानना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वायलेंस को कंडेम करते आए, हत्या को कंडेम करते आए। मगर ये जो हमारे शम्स साहब खुद पुलिस के एफआईआर से ये बता रहे हैं कि लोग अपना भेष भी नहीं बदलते, हाँ, और फिर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहां पर गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर तेज रफ्तार से चल नहीं सकती। एफआईआर में कहा जा रहा है कि पीछे से टीम आई, पर पीछे तो दीवार है, पीछे दीवार है। फिर ये क्या हुआ है? तो ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हम किसी माफिया डॉन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम एनकाउंटर के खिलाफ थे और एनकाउंटर सोकल एनकाउंटर्स के खिलाफ रहेंगे। एनकाउंटर से आप ये बता रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल नहीं है, आप एनकाउंटर करके ये बता रहे हैं कि आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर होता तो आप पकड़ते, सजा दिलाते उन लोगों को। सर योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे माफिया को मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं। जो वीडियो में जो लड़के की फोटो दिखाई गई और जो लड़के को कल मारा गया, गवर्नमेंट ये बोल दे कि दोनों एक हैं, नंबर 1, दोनों एक हैं, वो फोटो और जो कल मारा एक है, बोल दे गवर्नमेंट। अब तक नहीं बोली गवर्नमेंट। जब वो एक है तो आपके लिए तो सॉलिड एविडेंस था ना। और फिर ये जो एफआईआर 0076 में आप कह रहे हैं कि पीछे से टीम आई, पीछे तो दीवार है, कैसे आती दीवार में? और फिर वो उसका चेसी नंबर भी मिटा दिया गया। वांटेड लोग हैं, हेलमेट नहीं पहन के फिर रहे हैं, भेष नहीं बदलते अपना। जो हमारे शम्स साहब ने सवालात उठाए, भाई एक शम्स है, वो एक मामूली जर्नलिस्ट नहीं है, उसने ऐसे कई क्राइम्स को कवर किया है, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा इस बात को। तो ये हमारे सवाल है। आप मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं तो भाई जेल में डाल के मिट्टी में मिलाओ ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? जब इतना सॉलिड एविडेंस आपके पास है, आप मिलाइए उनको। अब फिर अब लोकल बॉडी के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब है 10 मई को पोलिंग है 2 चरण में। आपका कहना है कि लोकल बॉडी नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है नहीं मालूम, मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है, आपका कहना है कि नहीं, इलेक्शन नहीं, इलेक्शंस का तो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है ना। सर आप ये बोल रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये बात सही है कि इनकाउंटर से बचा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस की मजबूरी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उसमें कई पुलिस वाले भी हलाक होते हैं। आपने जो उमेश
पाल की हत्या हुई, इसमें देखे 2 पुलिस वाले बेचारे मारे। यकीनन मारे गए। इससे हमने क्या ऐसे सुनिए, अपराधियों को खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं खुला नहीं, देखिए एक मिनट सुनिए, में नहीं आ रहा है तो गोली चलाना चाहिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैंने उमेश पाल, राजू पाल की हत्या को कंडेम किया है, और जिस किसी की भी कोई हत्या करता है उसको कंडेम करना चाहिए। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर आप खुला छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पुलिस के एफआईआर ने, पुलिस ने जो लिखा है वो क्या बताता है? वो क्या बताता है बताइए ना आप मेरे को। सामने से एक टीम गई, पीछे से टीम कैसे, पीछे से टीम कैसे आएगी भाई? दीवार है वहां पर, गाड़ी आ ही नहीं सकती, आपको कूद के आना पड़ेगा। आप गाड़ी से आ रहे हैं। एक मायानाज सहाफी है और उस रोड पर खड्डे हैं, वहां पर आपके फैक्ट्री है पावर की, क्या है, प्रतीची पावर डैम है, ऐश डैम, ऐश फेंका जाता है पूरा, ये सब चीजें हैं। कौन कह रहा है खुला छोड़ो? कौन कह रहा है? आप देखिए, अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे तो बराबर उन लोगों को पकड़ा जाएगा, सजा भी होगी उन लोगों को। मगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, जश्न क्यों मना रहे हैं इसका। याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। सेलिब्रेट करने, भाई क्या एक आप त्योहार का माहौल बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। जब वो जो एक्यूज, जिसको एक्यूज बता रहे हैं, उसका वीडियो में फोटो आ गई उसकी, चलिए सरकार ये कह देना कि मरने वाले कुछ कल जो हमने एनकाउंटर किया यही उसकी फोटो है, तो फिर एविडेंस था आपका, ने था ना एविडेंस, आप सजा दिलाते उसके ऊपर। आप भाई जेल को जाते, महात्मा गांधी के कातिल को गोली मारी गई या जेल में डाला गया बताइए, और सजा हुई नहीं हुई उसको, जो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट गोडसे एनकाउंटर कर दिए थे क्या? गांधी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? पकड़ा गया ना उन लोगों, सजा हुई उन लोगों को। सर कल आप निजामाबाद में राजनीति में भी वो बहुत ही ज्यादा जाने वाले चेहरे रहे और उनके रिश्ते भी रहे हैं बाकी पार्टियों से, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? किसके? अभी क्या मैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी है, हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट काम कर रहा है, उनके भाई को कोर्ट ने सजा भी दी है। हम इस बारे में जो एफआईआर में पुलिस ने लिखा, और आप ही के बरादरी के एक सीनियर सहाफी ने इस बात को, इन मुद्दों को उठाया, मैं उन सवालों को उठा रहा हूं। अच्छा सर, कल निजामाबाद में जो आप बोले कि टारगेटेड ये इनकाउंटर हो रहे हैं, एक विशेष मजहब को निशाने पर रख के किया जा रहा है, इसके पीछे आपका क्या होगा? इसके सुनिए, इसके पीछे ये है कि आपको, आप ही के सहाफी बरादरी में एक बहादुर सहाफी है जिसका नाम नेहा दीक्षित है, जिसने पूरा डेटा देकर कंपाइल किया है, पढ़ लीजिए उसको। आप लोग नहीं पढ़ना चाहते उसको। सर नहीं, अब यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। सर आप भी विकास दुबे की बात नहीं, ठीक है, विकास दुबे का हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वो रिपोर्ट है। अब आप, अगर आपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को प्रो गवर्नमेंट, चमचा गवर्नमेंट में ग्रुप में डालेंगे तो मैं नहीं कुछ कर सकता उसको, तो आपके ऊपर है। जर्नलिस्ट, मेरे हाथ जर्नलिस्ट होता है। अगर आप बोल रहे नहीं वो प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, तो भाई हम नहीं मालूम कौन अपना सोल बेच रहा है, जमीर बेच रहा है। सहाफी सहाफी होता है, उतना काम करता है। 2017 सर अभी इतना जल्दी ये कंक्लूजन पे कैसे? मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। नहीं, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ब्रिटिश बुलडॉग था और फॉरेन मेड, मतलब नहीं, तो बुलडॉग भी मारा गया क्या? तो सर नहीं, बुलडॉग मारा गया कल। उनके पास जो गन था, अच्छा, वो जो 2 गन, नहीं, सही है। नहीं, सही है। मुझे भी जब गोली चलाई गई थी, वेपन मिले, मेरे पे भी, मेरी गाड़ी पे गोली चली थी ना, मैं तो मरते मरते बचा। 6.5 फीट से कमीनों ने मारा मुझे, कम से कम सही निशाना भी नहीं मार सके। उनके पास भी वेपन निकला, गोडसे के पास भी वेपन निकला, नाथुराम गोडसे के पास वेपन निकला।
अब उसमें डिटेल में जाऊंगा तो और एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसने वेपन दिया था वो अलग बात है। वेपन तो निकला, वेपन है, कौन बोल रहा है वेपन, कौन बोल रहा है कि फूल फेंक के मारे, गोली चलाई ना। हम ये बोल रहे कि भाई ये आपके एफआईआर में आप लिखे, कम से कम सही तो लिख देते भाई। गाड़ी कैसा, मैं 5 फीट की ऐसी कौन सी गाड़ी है आपके पास जो 5 फीट गाड़ी चढ़ के आती है, हमको तो नहीं मालूम। कूद क्या है? हाँ कूद क्या है? नहीं, आपसे पूछ लेते तो शायद वो नहीं लिखते, कूद क्या है बोलते, आपसे पूछे नहीं, गलती कर ली आपसे। आपसे पूछना चाहिए था कि आप अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। सर उसमें से एक जो शख्स है, दूसरा शख्स, उसके फैमिली वालों ने उसकी डेड बॉडी लेने से उसकी बीवी, अब उसकी पत्नी, उसकी वाइफ ले रही है, पत्नी तो ले रही है ना, अब पत्नी को क्यों नहीं दिखाते मीडिया के लोग? हम बताएं सर। नहीं, पत्नी का दिखाए आप तो नहीं, आप लोग जो है मां को दिखाए हैं, पत्नी कह रही है, वो खुद मां कह रही पत्नी है, वो जाके ले रही है, अब तो मर गया ना वो, अब लाश भी ना लें क्या, बोल दीजिए, ले रही है, पत्नी है, ले रही है अपनी लाश को। हम जो शम्स साहब जो अपने उस बेहतरीन एक्सपोजे में जो उन्होंने सवालात उठाए, मैं उन सवालात को उठा रहा हूं। एजेंडा क्या बोलते सर, मतलब इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या एजेंडा है मेरे को नहीं मालूम, एजेंडा आप लोग बोलो, एजेंडा क्या है? हम तो ये चाह रहे थे कि उमेश पाल हो, राजू पाल, अरे सजा दिलाओ भाई लोगों को, जिस किसी ने भी हत्या की उन पे केस चलाओ, सजा दिलाओ, जेल में रखो और जिंदगी भर सड़ा दो जेल में उन लोगों को। सर सजा कैसे दिलवाएं जब ये लोग गवाहों को ही मार रहे हैं? इनका एक टेरर रहा है, इनका करीब 3 दशक का क्रिमिनल इतिहास रहा है। एक बात सुनिए, आपको सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप ले जाकर स्टेटमेंट करवाइए विटनेसेस का, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट करवाइए, एनएसए लगा सकते आप। अभी तो वो ड्रैकोनियन कानून है जिसमें क्या बोलते हैं, उसमें 120 दिन आप जेल में रहते हैं, यूएपीए, ऐसे सब आपके पास है ना। चलिए मेरा इख्तलाफ उस कानून से था है रहेगा, मगर अच्छा ये बोलिए वीडियो एविडेंस आपका नहीं, बोल रहे लड़का ये वही लड़का, अरे भाई तो एविडेंस मिल गया ना आपको, जब आप तो अभी तक नहीं कहे कि वो मरने वाला वो फोटो वही है उसकी, मतलब आपके नहीं वीडियो एविडेंस से सजा ला सकते थे आप, वही है क्या? अगर है तो फिर सजा दिलवा सकते आप, बोल दीजिए है नहीं है, वो भी नहीं कह रहे आप। इस मामले पर राजनीति होनी चाहिए क्या सर? एक क्रिमिनल है, एक वीडियो काफी खतरनाक तरीके से गवाह के, अगर देखिए, अगर आप ही के सवाल, तो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन से अगर आप ही के सवाल को सच्चाई के तौर पर मान लिया जाए कि वही वीडियो में जिस लड़के को दिखाया गया वही है, तो भाई आप करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है ना। मैं तो अपने भाई के केस का हवाला दे रहा हूं आपको, मैं तो आपको अपने भाई के केस का हवाला दे रहा हूं कि उस वीडियो में वो लड़का चाकू मार रहा था मेरे भाई को, उसी वीडियो को पूरा बनाकर कोर्ट में पेश किया गया, कई एविडेंसेस भी थे उसमें, जिसमें यह भी एविडेंस कारामद साबित हुआ था। आपके जब एविडेंस है तो फिर आप सजा दिला दीजिए ना, आप एविडेंस रखकर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है डायलॉग के इनाम आदित्य 5 लाख नहीं, आदित्य राणा, हाँ? बिजनौर के आदित्य राणा हाँ। एनकाउंटर हुआ, उस पर क्या कहेंगे? एनकाउंटर किसी का, देखिए फॉल्स एनकाउंटर किसी का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूं, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि फॉल्स एनकाउंटर है, तो अगर हम लोग क्या हर एनकाउंटर को आप फॉल्स करके कहें तो उसमें कैसे आगे ये करेंगे? तो मतलब क्या प्रूफ्स हैं? क्योंकि जैसे सिचुएशन है, जिस तरह से पुलिस कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एफआईआर पढ़ के तो कुछ थोड़ा बहुत तो है ना मैडम, हमारे टॉप फ्लोर में कुछ थोड़ा तो है, इतना ज्यादा तो नहीं है बड़े लोगों की तरह, टॉप फ्लोर में थोड़ा है। नहीं थोड़ा, नहीं सुनिए, नहीं आपकी बात चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, आपका बिल्कुल वाजिबी सवाल है। एफआईआर में आप क्या लिख रहे हैं, मुझे उसी को पूछना पड़ेगा ना कि पीछे से भी टीम आई, कैसे टीम आई, गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है और गाड़ी को धो के लेके जाते हैं, सब ये सब चीजें हैं ना, तो इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं।
क्या यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए? सुनिए, हमारे सवाल नहीं है ये। मैं आपके सामने आज बैठता भी नहीं था। जब मैंने शम्स का वो प्रोग्राम देखा तो मुझे भी ताज्जुब हुआ है कि जो बात बोल रहे हैं उसमें यकीनन उसमें फेयर कमेंट नहीं बल्कि दम है उसमें। 45 दिन से वांटेड है, कोई उनके भेष में तब्दीली नहीं आती, बगैर हेलमेट के फिरते हैं, और फिर ऐसी जगह पे जहां पे खड्डे हैं, और फिर एफआईआर में पुलिस लिख रही है कि वो सामने से पीछे से टीम आई। ये क्वेश्चंस तो उठेंगे ना। और फिर आप बोल रहे, आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि वीडियो में वो ही लड़के की फोटो है, तो एविडेंस तो था आपके ने, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो। No, I don't care what people accuse me of, because I'm in a political life, and especially myself will always be accused. Not only accused, but I will be the main accused, and the rest would be the innocent people only. That is the reality of present Indian day politics. So any person with a beard or a skull cap will always be an accused. So that is the reality. I would request you that please read the report of Neha Dixit, wherein she has given data of how many people have been shot at. And what it tells you clearly. आप देख लो आप। सर डिटरेंट क्या हो? डिटरेंट रूल, सुनिए, हम देखते हैं कि ये आसिफ जो है इसे किस तरह से रोड पे मारता है, ये रोड को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। डिटरेंट जो है ना, डिटरेंट आप कानून को सही इस्तेमाल करिए। डिटरेंट ये है कि पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना दे, नंबर 1। डिटरेंस ये है कि आप रूल ऑफ लॉ को ही फॉलो करिए, रूल ऑफ गन को फॉलो मत करिए। डिटरेंस ये है कि आप पुलिस को इंडिपेंडेंट रखिए पॉलिटिकल लीडरशिप से। ये ऐसा क्यों होता है कि जिसकी सरकार आती उसी के पसंद के लोग आके बैठते हैं? ये डिटरेंस है आपका। आप कोर्ट्स को फैसला करने दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रांग करिए, सब चीजें करिए ना। आप कौन रोक रहा है आपको? मतलब सर वेपन वो सब कुछ लेना चाहिए, मतलब वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ही उनको दिया गया। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है। तो ये एफआईआर क्या बोल रहा है? पीछे से गाड़ी कहां से आती भाई? पीछे से गाड़ी कैसे आती बताओ ना। 5-5.5 फीट की दीवार है, आप आपकी के बिरादरी के सहाफी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब सर इतना जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं आपसे, मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। सर आप ये बोल रहे हैं सर कि वो लोग थोड़े टाइम के लिए पीरियड के लिए ही ये परिवार आपकी पार्टी से एसोसिएटेड था, इसलिए शायद आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि उनकी वाइफ हमारी पार्टी में शामिल हुई थी। जब चुनाव आया तो वो समाजवादी पार्टी की तायद करे, पूरा परिवार हमारा कैंडिडेट था वहां से, उनका परिवार पूरा समाजवादी की तायद किया। इलेक्शन नहीं लड़े वो। नहीं, हम और उन्होंने, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, उस परिवार के लोगों ने समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, ज्ञानी हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी, उनसे जाके मिले थे और ओपन सपोर्ट करे समाजवादी पार्टी को असेंबली इलेक्शन में। हमारे कैंडिडेट सपोर्ट नहीं किए वो लोग। ये पूरा जो हो रहा है, जो लोग है वो समाजवादी पार्टी के सरपरस्ती में जो है इनको पनाह मिल रही है और इनको सपोर्ट नहीं। अब तो शायद वो बहुजन समाज में चले गई थी, बीएसपी में चले गई थी।
सर आप मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर कल भी बात कर रहे थे, मतलब डिक्रीज तो ये हो गया, खत्म हो गया ना एनकाउंटर, मेरा एनकाउंटर हो गया इस मामले में। अच्छा, अब पॉपुलेशन पे आया। दिग्विजय सिंह क्लेम करते हैं कि जो आरएसएस क्लेम कर रहा है वो फॉल्स है, मुस्लिम पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और 2011 से जो सेंसस होना था वो नहीं हो रहा है, तो उस पर होना चाहिए। तो उस पर शिवराज सिंह जी भी कह रहे हैं कि कमलनाथ क्लेम्स इंक्रीजिंग कम्युनल राइट्स एंड आल्सो डिक्रीजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, देखिए, ये दोनों लोगों को छोड़ दो आप। सुप्रीम कोर्ट में 2020 या 21 में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म्स की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा TFR रेट गिर रहा है, नंबर 1। हेल्थ मिनिस्टर ने, बीजेपी के एक MP ने प्राइवेट नंबर्स बिल लेकर आया, तो उसके जवाब में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा TFR रेट गिर रहा है। अब आप बताइए, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? सरकार कह रही है TFR रेट गिर रहा है, मुसलमानों का भी TFR रेट बहुत गिरा है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन बाय 2030 तक स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब पॉपुलेशन की बात आप देखो, अब आपने बड़ा अच्छा एक सवाल कर दिया, आपने निर्मला सीतारामन जी का क्यों नहीं पूछा मुझसे? आप अच्छा पूछने वाले थे, चलिए पूछिए, मैं रुक गया, चलिए पूछिए। नहीं, हम आना चाहिए, से पूछिए, चलिए पूछिए, तुम पूछो। मैं मुस्लिम, मतलब इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत खुश है, बिजनेस भी करते हैं, फेलोशिप मिल रहा है। पाकिस्तान जैसा नहीं जहाँ पे माइनॉरिटीज ना, अरे आप देखिए, आप जो है असल जुमले को चाप गए, वो आपके लिए बड़ा तकलीफ दे था, अचार की तरह था, आप निकल गए उसको। मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पाकिस्तान से अच्छा है, फेलोशिप मिल रही है। ये आपने ये 2 चीजों को भूल गया। नहीं, आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, वैसे तो आप बड़े बासलाहियत साफी हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। अब बताइए, आप TFR रेट खुद कह रहे गिर रहा है, तो क्या सरकार का रोल है क्या उसमें? बताइए, मेलेवलेंस है, बता दो हमको आप। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर कहा कि हम फेलोशिप दे रहे हैं। आप ही के बजट में मैडम साहिबा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने लिमिटेड कर दिया, सिर्फ 9th और 10th में कर दिया, जबकि कुंडू कमेटी की रिपोर्ट मोदी सरकार को दी गई 2014 अगस्त सितंबर में, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता? पैसे नहीं है, आपने लिमिट कर दिया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को। स्मृति ईरानी ने कहा था हाल ही में कि जब तक 14 साल तक तो कंपल्सरी एजुकेशन है और वहां पर तो फ्री एजुकेशन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं, तब जब हम एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे कि किसी भी धर्म या जात की, और सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाया जा रहा है, तो फिर इसमें देने की क्या जरूरत? बहुत अच्छा है। चलिए, अब आप मेरे को हम बता रहे हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली रिपोर्ट आई थी नंबर 1, उसमें यह कहा गया था कि स्कूल जोन्स मुसलमानों के एरिया में खोलने चाहिए। सेकंड फाइनल रिपोर्ट में नहीं आया वो भी। चलिए, अब आप बोलता हूं, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, खुद मैडम के डिपार्टमेंट में जो MSDP का प्रोग्राम है, उसके जो फाइंडिंग्स है, उसमें बताया गया कि मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं खोले जाते, इसीलिए MSDP प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री की स्कीम है, उसमें स्कूल खोले जाते हैं, हॉस्टल खोले जाते हैं। अरे आप स्कूल ही नहीं खोल रहे ना। इसीलिए सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों के ज्यादा माने 2 या 3% बच्चे मदरसों में इसलिए पढ़ते क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं है। आप स्कूल खोलिए, जब स्कूल खोलेंगे तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे ना। ये कौन सी बात है कि UPA के टाइम से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही है, मोदी सरकार भी 5 साल चलाई उसको, बल्कि 8 साल चलवाई, और आप अचानक आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट अब याद आता है। फाइंडिंग्स है, एम्पिरिकल डेटा है जो बोलता है कि मुसलमानों के बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ते, ड्रॉप आउट इसलिए होता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब स्कूल आप खोलते नहीं है, आप खोलिए ना गवर्नमेंट के स्कूल, कितने खोले आपने बताइए। चलिए, आपके पास तो MSDP के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपके पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट की मिसाल देता हूं मैं आपको, मेवात है, हमारे राजधानी से 40 किलोमीटर के फासले पर है। कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स खोले बताइए आपने? चलिए,
बताइए, आप स्कूल खोलते ही नहीं है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने बंद कर दिया। अरे ड्रॉप आउट रेट तो आपको प्राइमरी अपर उसमें होता है ना, क्लास 3 या 7 तक होता है, वहां पर पकड़ने की जरूरत है, ताकि वो लोग फिर, जबकि आप देखेंगे जब एडमिशन होता है मुस्लिम्स का ज्यादा होता है प्राइमरी स्कूल में, और जैसा बढ़ते आते उनका गिरते रहता है। क्यों? पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। आप लोग बोलते नहीं नहीं, अरे भाई, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, और आपने प्री मैट्रिक को गायब कर दिए, लिमिटेड कर दिए, फेलोशिप को बंद कर दिया। कोई मुसलमान माइनॉरिटी हो, मुसलमान हो, एमफिल पीएचडी कर ही नहीं पाएगा। कर्नाटक चुनाव पे सर, अब तो दिन आ गए नजदीक, आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? कितने कैंडिडेट्स, कितने सीट्स, क्या है डिसीजन? नहीं, दिन आ गए। नहीं, अरे दिन करीब है, चुनाव का मौसम है, यकीन है 3 कैंडिडेट तो हमारे लड़ रहे हैं। एक दिन ठहरिए, आपको इंशाल्लाह हम मंडे तक बता देंगे पूरा। नहीं, मंडे तक फाइनल बता देंगे आपको। 3 तो रहे, 3 तो रहेंगे, और कहां से लड़ेंगे भाई? मंडे आपको मालूम, या संडे या मंडे बता देंगे आपको, संडे तक बता देंगे आप। नहीं, ये हम केसीआर की सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को खराज अकीदत बोलिए होमेज पे करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया है, और एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग मैसेज हैदराबाद से केसीआर की सरकार ने उन तमाम लोगों को दिया है जो भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान को के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर ड्यूटीज की बात करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के संविधान को बनाने वाले हैं, और अगर वो उस संविधान कमेटी में नहीं बैठते तो इस तरह का संविधान हमको नहीं मिलता। तो एक केसीआर की सरकार ने जनता से उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने वो काम किया है। आप लोग आ गए इसलिए नहीं गए, आप लोग मेरे घर पे आ गए, वरना मैं जाने आप तो आके बैठ गए। और हाँ, बिल्कुल आया, जुमे का दिन भी था, नमाज का टाइम भी था। अब नमाज पढ़ के हम आए तो आप लोग आ गए, हम कैसे छोड़ सकते आपको? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब के जो पोते हैं उनको बुलाया गया है और उनसे सियासी नहीं हो गया था पिछले ऐसा नहीं, देखिए, वो ये आज का जो फंक्शन होने जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो पॉलिटिकल नहीं है। सब पार्टियों को बुलाया गया है, बीजेपी को बुलाया गया है, सबको बुलाया गया, पॉलिटिकल नहीं है वो। और हमारा उनसे कोई यूनिफिकेशन ऑफ अपोजिशन में आप बिलीव करते हैं सर? देखिए, उस सवाल का जवाब इस तरह से मैं दे सकता हूं कि बीजेपी को और 2024 में रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज कर कर बीजेपी को रोकना चाहेंगे तो आप नहीं रोक पाएंगे। आपको फर्क दिखाना पड़ेगा, आप वो फर्क दिखाइए ना। मदरसे अजीजिया को क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री बिहार में? विजिट क्यों नहीं करते? आप दिल्ली आ गए भाई, वहां चले आते ना, मदरसे अजीजिया को देखते भाई क्या जलाया गया है। 100 साल पुराना बिहार का तारीखी मदरसा, हिस्टोरिकल मदरसा, उसमें जो मखतूतात जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, 4500 बुक्स को जला दिया गया, इंक्लूडिंग कुरान करीम को। भाई आप दिखाइए ना, कुछ तो बताइए। आप लोगों ने बार बार मुझसे पूछते कि आप क्यों बोलते गोडसे को भारत का पहला टेररिस्ट? आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहता हूं, और सच्चाई है वो। आप बोलिए ना, आप भी, कौन रोक रहा है आपको? आप बोलते नहीं है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजिकली मुकाबला नहीं करेंगे, आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं, करिए कोशिश। इसी से जुड़ा सवाल है सर कि अभी देखिए सभी लोग मिल रहे हैं, शरद पवार, नीतीश कुमार तो सभी जगह जाके मिल रहे हैं, राहुल गांधी, ये क्या यूनिटी मजबूत होती दिख रही है सर आपको अपोजिशन की यूनिटी? अभी तो इब्तिदा इश्क के आगे देखिए होता है क्या है। आप जाएंगे उनके साथ, आप भी मिलेंगे, बातचीत होगी क्या आपकी? आप उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप मेरे बारे में क्या बोलते हैं। जेडीयू के बड़े नेता है सर, उनका कहना है कि केसीआर साहब को, जगन को और कुछ और जो रीजनल लीडर्स हैं उनको इस अलायंस में लाने के लिए, या ये जो मुहिम चली उसमें शामिल करने के लिए
नीतीश कुमार काम करेगा और इनको भी लेके आ जाएगा, तब की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अरे कोशिश कर लो भाई, कौन रोक रहा है? कोशिश कर लो, जगन को समझाएंगे, जाओ समझाओ जगन को, देखो कौन रोक रहा है आपको? जगन मोहन रेड्डी है वो, याद रखिए। आप केसीआर को समझाएंगे, भाई के चंद्रशेखर राव है, के चंद्रशेखर राव है। अब आप ऐसा बैठ के बोलेंगे हम समझा लेंगे, तो क्या ये लोग क्या छोटे बच्चे हैं समझा लेंगे बोल के? हैं? अरे एक तो अपने बलबूते पर एक स्टेट को लेकर आया, हम उसकी अपोज करते रहे, और पर कैपिटा इनकम नंबर 1 है तेलंगाना में, आप उनको समझाएंगे? हैं? ऐसा बोल रहे, ऐसा किसी को जाके चॉकलेट दे के समझा देंगे? कि बात है, आप कम से कम एहतराम तो करो किसी का, रेस्पेक्ट दो किसी को। आप ऐसा लूजली बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है इकट्ठा होंगे सारे लोग कांग्रेस के साथ एक मंच पे, सारे रीजनल लीडर्स, चाहे केसीआर साहब हो या ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग की कांग्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे और 2024 में साथ आकर इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, मगर कांग्रेस का तो बुरा हाल है। कांग्रेस का बुरा हाल है, इतना तो बोल सकता हूं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बेहाल हो सकते, बुरा हाल से बेहाल हो सकते। अब एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान में सचिन पायलट हमारे दोस्त हैं, मगर पॉलिटिकली उनसे अपोज करते हैं हम, वो खुद कह रहे हैं करप्शन पे कुछ नहीं हुआ, और आपके नेता पार्लियामेंट में फोटो दिखा रहे थे प्लेन में। अब आप बताइए फिर क्या आपका स्टैंड है करप्शन पे? डिप्टी सीएम रहा है भाई सचिन पायलट, वो कह रहे हैं, अब क्या बोलेंगे बताइए आप? सचिन पायलट का आपने जिक्र किया था, अभी आपको फिर से राजस्थान का दौरा होना है, कल जा रहे हैं, कल क्या प्रोग्राम है राजस्थान का? कल हम इलेक्शन के लिए कल देखिए, कल हम जो स्टडी हम करवाए थे एक्सपर्ट्स को लेकर, मुस्लिम्स राजस्थान का असली चेहरा दिखाने वाले हैं कि राजस्थान के मुसलमानों से कितना धोखा किया गया, कितना उनका फायदा किया गया, क्या किया गया, ये हम बता रहे हैं। पूरा रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं एक्सपर्ट के सामने, और उसको रखेंगे राजस्थान की जनता और देश के सामने, और एक एक कॉपी जरूर भिजाएंगे सब लोगों को। ये क्या जयपुर प्रोग्राम है? जयपुर में कल दोपहर में प्रोग्राम है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने साथियों को जरा प्लीज एक कम से कम एक SMS कर दीजिए कि थोड़ा सा हमारी कल है, कल जी हाँ दोपहर में है, और वो बाज़ाब्ता एक सेमिनार होगा, रिपोर्ट रिलीज होंगी। अगर हमारे पास कॉपीज रहे तो हम हमारे सहाफी दोस्तों को कॉपी भी देंगे, वो भी पढ़ सकते हो उसको। मुस्लिम्स इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कोई दौरा कर जाना पड़ेगा, चुनाव है तो देखेंगे। काफी नजदीक। हाँ बनेगा ना, बने आशीष। ऐसा है ना कि अभी कर्नाटक के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी के चुनाव है, तो देखकर प्रोग्राम बनाएंगे। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।